हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक जो है इसके भूगोल के क्वेश्चन को देखेंगे। और आज हम लोग जो है क्लास 6 का कंप्लीट करेंगे पूरे। तो क्लास 6 में कुल 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर को जो है हम लोग एक वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें 6 चैप्टर कौन कौन सा है। सौरमंडल में पृथ्वी, इसके बाद है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, मानचित्र, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल और हमारा देश। 6 चैप्टर को जो है हम लोग आज एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हम लोग जो है 12 तक 6 से 12 तक एक एक वीडियो करके जो है कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग 6 क्लास को देखना शुरू करते हैं। 6 क्लास का पहला चैप्टर है, अध्याय 1 है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सौरमंडल में पृथ्वी पहला अध्याय है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो चंद्रमा के संदर्भ में कौन कौन सा कथन सही है, तो यह देखिए, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार पूर्णिमा वाली रात को देखा जा सकता है। तो ये भी सही है, पूर्ण चंद्रमा को जो है पूर्णिमा वाली रात को महीना में एक बार देखा जा सकता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या की रात्रि होती है। तो 15 दिन के बाद जो है एक दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या की रात्रि होती है। इसमें ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। इसमें यहाँ इसी का जो है एनसीईआरटी का जो है कटिंग दिया गया है। नेक्स्ट है, हम रात की अपेक्षा दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते। तो हम रात की अपेक्षा दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तु को इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि सूर्य का जो है दिन में अत्यधिक तेज प्रकाश होता है। तो सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण जो है हम चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तु को दिन के समय नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है। तो ये सभी कहलाती है खगोलीय पिंड। तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है ये खगोलीय पिंड कहलाती है। नेक्स्ट चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, इन खगोलीय पिंड ये गैस के बने होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिन्हें वे बहुत मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं जबकि सूर्य एक प्रकार का तारा है। तो ये इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए गलत कौन सा हो जाएगा। ये जो कहा गया इन खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं ये गलत होगा। इस खगोलीय पिंड को जो है तारा कहा जाता है। और बाकी 1, 2, 3 जो है इसमें सही होगा। ये जो गैस के बने होते हैं और खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं और इसके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं और गैस के बने होते हैं। इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, रात्रि में आसमान की ओर तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, कहलाती है नक्षत्र मंडल। तो आसमान की ओर तारों की विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति जो है रात्रि के समय में नक्षत्र मंडल कहलाती है। यहाँ देखिए, अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है। तो अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध है नक्षत्र मंडल से। तो अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है, तो ये नक्षत्र मंडल से संबंधित है। यहाँ देखिए, अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि 7 जो है ऋषि संत या 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। सप्तऋषि जो है ये 7 तारों का एक समूह है और ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से संबंधित स्मॉल बियर या सप्तऋषि के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो स्मॉल बियर या सप्तऋषि के संदर्भ में देखिए क्या दिया गया है, यह 7 ग्रहों का समूह है। तो अभी हम लोग देखिए यह 7 तारों का समूह है, तो ये गलत हो जाएगा। यह जो है 7 तारों का समूह है। यह नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है, तो ये सही है। यह बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, तो ये भी सही होगा। तो पूछा गया है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। था ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फिर उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है जिसे ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ये भी सही होगा। यह आसमान में हमेशा अलग अलग स्थान पर रहता है, नहीं ये गलत हो जाएगा। ये जो है आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे होता है, अलग अलग स्थान पे नहीं होता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारों की स्थिति को जान सकते हैं, था ये सही होगा। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो इसमें से 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। प्राचीन समय में लोग रात्रि की दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं।
यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति जान सकते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है? तो ग्रह किसे कहा जाता है? तो जिनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जिसके पास अपनी प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसे ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है, तो ये सही है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, तो ये अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ये भी सही होगा। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, तो ये भी इसमें सही है। इसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो 1 2 3 तीनों सही है। पृथ्वी जो है यह एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश और जो ऊष्मा है सूर्य से प्राप्त करती है, और ये सबसे नजदीक का तारा सूर्य है पृथ्वी का, तो ये यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में पूरा करती है, तो ये सही है। बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो 88 दिन में पूरा करती है, और अपने अक्ष पे घूर्णन 59 दिन में पूरा करती है, तो ये भी सही है। अपने अक्ष पे घूर्णन 59 दिन में पूरा करती है। शुक्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 255 दिन में पूरा करती है, था ये भी सही है। शुक्र अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूरा करती है, तो ये भी सही है। तो अपने अक्ष पे घूमना का मतलब होता है अपने ही जो है स्थान पे घूमना, और सूर्य का परिक्रमा जो है परिक्रमण होता है सूर्य के चारों ओर घूमना। तो ये जो है चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है, था ये 365 दिन या 1 वर्ष में पूरा करती है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है, तो ये भी सही होगा। इसकी मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है, तो ये भी सही है। पृथ्वी जो है अपना परिक्रमण जो है 365 दिन में और घूर्णन 1 दिन में पूरा करती है, इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 687 दिनों में पूरा करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है, ये भी सही है। इसके 4 उपग्रह या चंद्रमा है, तो नहीं इसके 4 उपग्रह नहीं 2 उपग्रह है, फोर्स और डिवोस, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंतरिक ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सूर्य के बहुत नजदीक है और ये चट्टान से बने होते हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ये सूर्य के बहुत नजदीक है और ये चट्टान के बने होते हैं। फिर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक ग्रह है, तो आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो देखिए बुध हो गया, मंगल, पृथ्वी और शुक्र, ये आंतरिक ग्रह हो जाएगा। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र जो है आंतरिक ग्रह हो जाएगा, और बाकी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण जो है ये बाह्य ग्रह है। नेक्स्ट चलिए, यहाँ पे ये ग्रह के बारे में बताया गया। बुध जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में और अपने अक्ष पर 59 दिन में करते हैं पूरा घूर्णन। सूर्य जो है चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में शुक्र, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 243 दिन में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो 365 दिन में और अपने अक्ष पर 1 दिन में, और चंद्रमा की संख्या 1 है पृथ्वी की। और मंगल जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में पूरा करते हैं और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करते हैं। चंद्रमा की संख्या मंगल की कितनी है, तो 2 है। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है सही है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है, ये भी सही है। इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 53 है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसमें 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शनि ग्रह के संदर्भ में जो है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। शनि ग्रह के संदर्भ में क्या है, यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है, तो यहाँ पे सही है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके उपग्रह की लगभग संख्या 33 है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसके उपग्रह की संख्या जो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया, शनि सूर्य के चारों परिक्रमण, उसी के बारे में बताया गया। 29 साल 5 महीने में करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में करती है। चंद्रमा की संख्या लगभग 53 से भी ज़्यादा है, इसमें कहा गया एनसीईआरटी में 53 है। 18 नंबर है, यूरेनस ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में पूरा करता है, तो इसे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ये सही है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है, तो ये भी सही है। इसके उपग्रह या चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है, ये भी सही है। एक आंतरिक ग्रह है, तो ये गलत हो जाएगा। यह एक बाह्य ग्रह है, यह आंतरिक ग्रह नहीं या बाह्य ग्रह है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेपच्यून ग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है,
तो यह एक बौना ग्रह है? तो नहीं, नेपच्यून जो है बौना ग्रह नहीं है, यही गलत हो जाएगा। यह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण 164 साल में पूरा करता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है। इसकी चंद्रमार्ग संख्या 13 है। तो ये जो है यहाँ पे नेपच्यून जो है सूर्य के चारों एक परिक्रमा 160 में और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में और चंद्रमार्ग संख्या 13, ये सही होगा। नेक्स्ट है बाह्य ग्रह के संदर्भ में निकटता पर विचार कीजिए। यह सूर्य से बहुत दूर था, बहुत बड़े आकार के हैं, तो ये जो है सही हो जाएगा। ये गैस और तरल पदार्थों के बने होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो दोनों इसमें सही हो जाएगा। बाह्य ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थ के बने होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य ग्रह है, तो बृहस्पति हो गया, नेपच्यून हो गया, शनि हो गया, यूरेनस हो गया, ये बाह्य ग्रह हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पौराणिक रोमन कहानियां में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था, तो ये सही है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित है और इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पौराणिक कथा में जो है सोल जो है रोमन में सोल सूर्य को कहा जाता था और सौर का अर्थ होता है सूर्य और इसलिए सूर्य परिवार को जो है सौर मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट 23 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का सहचर था, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये सही है। हमारी पृथ्वी के समान 9 अन्य ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करती है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारी पृथ्वी के समान पृथ्वी को छोड़ के 7 और ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करती है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है केवल एक सही है। यहाँ देखिए हमारी पृथ्वी का एक सहचर है, तो इसकी ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह है जो सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा प्राप्त करता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तक कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, तो ये सही है। इसमें हम सौर परिवार का नाम से भी जानते हैं जिसका मुखिया सूर्य होते हैं, तो ये भी सही होगा। तो इसे पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो यह सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, तो ये सही है। सूर्य जो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और फिर है यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों का बना हुआ है, तो ये भी सही है। और इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश व ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, तो ये जो है सही हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इसमें जो है ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह जो सूर्य की दूरी के अनुसार सही क्रम में है, तो सूर्य से दूरी के अनुसार सही क्रम में कौन सा हो जाएगा, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो ये सूर्य से जो है दूरी के अनुसार सही क्रम में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, तो ये सही है। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना या अध्ययन करना, तो ये दोनों सही होगा। पूछा कौन सा सही है, तो 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सही है, इसमें कौन सा युग्म सही है, जियो प्लस लॉजी जो होता है पृथ्वी का अध्ययन कहलाता है, जियो प्लस मैट्री जो पृथ्वी का मापन कहलाता है और जियो प्लस आयर जो पृथ्वी के आकार के अनुरूप जो है होता है। तो इससे पूछा गया कौन सा सही है, तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। लॉजी जो होता है पृथ्वी का अध्ययन है, मैट्री है पृथ्वी का मापन और आयर जो है पृथ्वी के आकार के अनुरूप है। नेक्स्ट 30 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले होते हैं जो कक्षा कहलाता है, तो ये सही है। बुध सूर्य का सबसे दूर है, ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 120 वर्ष लगाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है और 88 दिन लगाते हैं, हम लोग देखे हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है, तो ये सही होगा। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते, तो ये भी सही होगा। पूछा गया कौन सा कथन सही है, इसमें 1, 3 और 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। खगोलीय पिंड उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं, तो ये सही है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ये भी सही है, तो 1 और 2 यहाँ पे सही है। फिर आगे तीसरा है स्टेटमेंट, केपलर ने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा
परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो ये गलत हो गया, केपलर द्वारा नहीं, ये आर्यभट्ट द्वारा कहा गया था। तो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केवल 3 जो ये सही नहीं है। आर्यभट्ट द्वारा कहा गया था सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा एवं आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये सही है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। तो ये भी सही है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां समता केवल पृथ्वी पर पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह ना तो अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी है। ये सही है। यहाँ पानी में वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। ये भी स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैस जैसे कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। तो ये गलत होगा क्योंकि ऑक्सीजन मौजूद है। तो इसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले किसकी सतह पर कदम रखा था, तो चंद्रमा की सतह पे। तो नील आर्मस्ट्रांग द्वारा जो है सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा गया था 20 जुलाई 1969 को। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है एवं अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों इसका 2/3 सतह जो है पानी से ढका हुआ है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और अंतरिक्ष से देखने पर नीला रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट 37 नंबर है, चंद्रमा के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा है। तो ये सही है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो ये भी यहाँ पे सही होगा। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, उपग्रह एवं खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार उपग्रह जो है ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, मानव निर्मित उपग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो मानव निर्मित उपग्रह के संदर्भ में यह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना एवं पृथ्वी एवं संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो ये सही होगा। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो ये भी सही होगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। नीचे है 40 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में उपस्थित निम्न में से कौन सा भारतीय उपग्रह है। तो इसमें से भारतीय उपग्रह कौन सा हो जाएगा, तो इनसेट, एडुसेट और IRS जो है ये भारतीय उपग्रह है। इनसेट, एडुसेट और ISR जो है ये भारतीय उपग्रह है। 1, 2 और 5 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का डैश दिखाई पड़ता है। तो इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल हैं। तो ये जो चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल है, ये गलत होगा। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। तो ये सही होगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो ये भी सही होगा। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ देखना है क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में। तो क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा, तारों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये सही होगा। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये भी सही होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। तो ये भी सही होगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो स्टेटमेंट जो 1, 2, 3 तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उल्का पिंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। हाँ, ये सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को उल्कापिंड कहते हैं। उल्कापिंड पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो ये भी सही होगा। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आकाशगंगा करोड़ों तारों का समूह है जो आसमान से हमें एक ओर से दूसरी ओर तक एक चौड़ी सफेद पट्टी की तरह फैली हुई है। तो आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों का समूह है जो आसमान में एक चौड़ी पट्टी की तरह फैली हुई है।
तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे की है, जो हमारे सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है, ये भी सही है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाशगंगा में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो ये तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। तो हाँ, ये सही है। लाखों आकाशगंगा मिलकर सौरमंडल का निर्माण करती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सौरमंडल जो आकाशगंगा का ही भाग है। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। लाखों आकाशगंगा मिलकर सौरमंडल का नहीं, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हम लोग पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, था ये सही होगा। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, तो ये भी सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए हम लोग का जो है क्लास 6 का अध्याय 1 जो है खत्म हो गया, और अब हम लोग क्लास 6 का जो है अध्याय नंबर 2 को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अध्याय नंबर 2 को जो है देखना शुरू करते हैं। तो अध्याय 2 का चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो ग्लोब, अक्षांश और देशांतर में पहला क्वेश्चन जो है ये है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हमारी पृथ्वी गोलाकार है, तो हमारी पृथ्वी गोलाकार है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो जियोड आकार की थी, ये गलत हो जाएगा। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उबड़ी हुई है, तो ये यहाँ पे सही होगा। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है, जिस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके आकार में दिखाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उबड़ी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में से एक वास्तविक प्रतिरूप है। कुम्हार का पहिया या लघु लट्टू घूमता है, तो ग्लोब पर देशों, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोब के संदर्भ में लिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ग्लोब के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही है, ये देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित है, जिसे अक्ष कहा जाता है, तो ये सही होगा। ग्लोब पर 2 बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, वे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। फिर इसके सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति उत्तर से दक्षिण की ओर घुमाया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें 1 और 2 मात्र सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, एक सुई ग्लोब की ओर झुकी अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे 2 बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर वास्तविक में कोई सुई नहीं होती है, अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो कि एक काल्पनिक रेखा है, था ये सही है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है, जो ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी सही होगा। पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ये दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में स्थित आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, हाँ ये सही है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थिति सभी समांतर वृत्त को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है, जिसे अंश में मापा जाता है, तो ये भी सही है। विषुवत वृत्त 0 अंश अक्षांश को दर्शाती है, जबकि विषुवत वृत्त के दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, इसके एनसीईआरटी का जो है दिया गया है लाइन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ देखिए 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, फिर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है, 90 अंश पूर्वी अक्षांश पूर्वी उत्तर को दर्शाता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। और 90 अंश पश्चिमी अक्षांश जो पश्चिम ध्रुव को दर्शाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया कौन सा जो है इसमें पे सही है, तो यहाँ जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर है, विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखा को उत्तरी देशांतर कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा।
विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समांतर रेखा को जो है उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, न कि उत्तरी देशांतर। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखा को दक्षिण देशांतर कहा जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो इसमें दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, तो न तो 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट 7 नंबर है, निम्नलिखित में से जो है कौन सही नहीं है। तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश उत्तर में स्थित है, तो ये यहाँ पे सही होगा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जो विषुवत वृत्त के 20 अंश पूरब में स्थित है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। और फिर है ब्राजील में बेलो होरिजोंट विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट सही है। और फिर ये वही दिया है, ब्राजील में बेलो होरिटेंज विषुवत वृत्त के 20 अंश पश्चिम में स्थित है, तो ये गलत होगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 3 जो है इसमें सही हो जाएगा। यहाँ देखिए मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो फिर है कर्क रेखा, कर्क रेखा का क्या होता है 23.5 डिग्री उत्तर। फिर मकर रेखा, मकर रेखा जो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री दक्षिण। और उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त क्या होगा 66.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण। तो इस तरह हम लोग आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, तो यही अभी हम लोग देखें 23.5 डिग्री उत्तर, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, और विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में, और विषुवत रेखा जो है दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिण में है। नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, तो यहाँ सही नहीं है पूछा गया है, इसमें ये सही हो जाएगा। फिर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, तो ये भी सही है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य सिर के ऊपर होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसमें केवल डी जो है 3 सही नहीं है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें की तिरछी होती है, ध्रुव की तरफ जब सूर्य का किरण तिरछी होती है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फिर उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान उच्च रहता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सही है, तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, इसलिए यह शीत कटिबंध कहलाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर आ जाती है, तो ये जो है यहाँ पे सही है। और दक्षिणी गोलार्ध नहीं, ये सही होगा, तो ये जो है यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में के संदर्भ में जो है उत्तरी गोलार्ध एवं उत्तर ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य क्षितिज के ठीक ऊपर आ जाता है, आ पाता है, तो ये गलत है, ये नहीं आ पाता है। दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच क्षेत्र में तापमान मध्यम होता है, इसलिए शीतोष्ण कहलाते हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो 2 और 3 इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट है टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप जो एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है, यह क्रमशः किस महासागर में स्थित है। तो टोंगा द्वीप एवं मॉरिशस द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है, तो ये जो है आपको प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में टोंगा द्वीप और जो है मॉरिशस द्वीप स्थित है। नहीं तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहा जाता है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को कहा जाता है देशांतरीय यमुनोत्तर रेखा। नेक्स्ट देशांतरीय यमुनोत्तर के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो यहाँ है देशांतरीय यमुनोत्तर अर्धवृत्त होते हैं, तो ये जो है सही है। सभी देशांतरीय यमुनोत्तर आपस में ध्रुवों पर मिलती है, तो ये भी सही होगा। इनके बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ने पर घटती जाती तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, तो ये भी सही है। देशांतर यमुनोत्तर की लंबाई एक समान होती है, तो ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 2 3 4 सभी इसमें सही है। नेक्स्ट है ब्रिटिश राज के वेधशाला स्थित है, तो ब्रिटिश राज के वेधशाला कहाँ स्थित है, ग्रीनविच में, तो ये ग्रीनविच में हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रमुख यमुनोत्तर का मान 0 डिग्री देशांतर है, जहाँ इसे हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। फिर आगे है
प्रमुख यमुनोत्तर तथा 180 डिग्री यमुनांतर मिलकर पृथ्वी को समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। तो ये भी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। 180 डिग्री पूरब एवं 180 डिग्री पश्चिम यमुनोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। तो ये भी सही होगा और इसमें जो है 1, 2 और 3 तीनों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर किसके द्वारा ग्रिड बनी होती है। तो ग्लोब पर जो है किसके द्वारा ग्रिड बनती है, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की जो है बीच ग्रिड बनती है। नेक्स्ट है, ग्लोब पर किसी भी स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो ग्लोब पर जो है किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं अक्षांश एवं देशांतर से। नेक्स्ट है, असम में धुबरी किस अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है। तो असम में जो है धुबरी किस अक्षांश और देशांतर पर स्थित है, तो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है असम में धुबरी। फिर है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पूरे विश्व में समय का निर्धारण सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। फिर ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमुनोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यमुनोत्तर पर स्थित सभी देश स्थानों पर संध्या होगी। तो यहाँ पूछा है कौन सा सही कथन है। तो इसमें जो है 1 और 2 सही हो जाएगा और 3 जो है ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट 21 नंबर है, ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे होता है तथा पश्चिमी के स्थान पर समय पीछे होता है। तो ये जो है कथन सही है। फिर है, पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, इसका कारण। तो ये कारण जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ है कथन सही है और कारण जो है गलत है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तब यह स्थान जो ग्रीनविच से पूरब में उसका समय ग्रीनविच समय से आगे होता था, जो पश्चिम में उनका समय ग्रीनविच से पीछे होगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को अपने अक्ष 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है 4 मिनट। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 मिनट घूमने में जो है 4 मिनट का 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूरब में समय क्या होगा। तो 15 डिग्री पूरब में समय होगा दोपहर का 1 बजेगा। फिर नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच पर दोपहर का 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री जो है पर क्या होगी। तो ये मध्यरात्रि का समय होगा। इसका फॉर्मूला है, उससे ये बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में बजते हैं। तो घड़ी में उस समय जो है 12 बजते हैं। फिर भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में अंतर होगा। तो ये अंतर है लगभग 1 घंटा 45 मिनट का। तो गुजरात के द्वारका से असम के डिब्रूगढ़ में अंतर है 1 घंटा 45 मिनट का। फिर है, भारत के मानक यमुनोत्तर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत में 82.5 डिग्री पूरब को मानक यमुनोत्तर कहा गया है। हाँ, ये सही है। इस यमुनोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। तो ये भी सही हो जाएगा। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी सही होगा। तो पूछा गया कौन सा सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत ग्रीनविच से पूर्व में 82.5 डिग्री स्थित है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में ये सही होगा। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे जो है आगे है, ये भी सही है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट पीछे है। तो ये यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा क्योंकि ये आगे है। तो पूछा गया कौन सा सही है। तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। तो हाँ, ये सही है। रूस में 11 मानक समय है। पृथ्वी को 1 से 1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये भी सही है। प्रत्येक समय क्षेत्र लगभग 15 डिग्री देशांतर तक जो है क्षेत्र को घेरता है। तो ये भी सही है। पूछा गया कौन सा सही है। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। और इसी तरह हम लोग का जो है क्लास 6 का जो है दूसरा अध्याय भी कंप्लीट हो गया और हम लोग 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग अध्याय 3 को देखेंगे और अध्याय 3 है पृथ्वी की गतियाँ। अध्याय 3 है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं अध्याय नंबर 3 को। तो इसमें है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो हाँ, ये सही है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और इसी के परिणाम स्वरूप जो है दिन रात की घटना होती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति करना परिक्रमण कहते हैं और ये 365 दिन में पूरा होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कहा गया है पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो है, पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा है जो अपने कक्षीय सतह से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये गलत हो जाएगा। ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है और अपने जो है कक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये गलत है।
वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं, तो ये सही हो जाएगा। वह समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, तो ये भी सही है। पृथ्वी का आकार जो है गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक ही भाग पे जो है सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो इसमें से जो है केवल एक सही नहीं है, तो केवल एक इसमें सही नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रदीप्त वृत्त क्या है। तो प्रदीप्त वृत्त क्या होता है, तो ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। तो ग्लोब का वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है वो जो है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, तो हाँ ये सही है। पृथ्वी के घूर्णन के समय काल पृथ्वी की दैनिक गति है, तो ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही होगा, क्योंकि चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है और 24 घंटे का जो है ये दैनिक गति होती है। तो ये इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो दोनों सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होती है। तो यहाँ देखिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन एवं रात होती है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। हाँ, सूर्य की तरफ वाले जो है पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा और इसके कारण क्या होगा, लगातार गर्मी पड़ेगी। पृथ्वी के दूसरे भाग पे हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे साल ठंड पड़ेगा, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। इस अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा, तो हाँ ये भी सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही, तो ये तीनों सही हो जाएगा। तो ये अगर दिन और रात मतलब घूर्णन नहीं करेगी तो इसमें ये जो है एक तरफ जो है पूरा अंधेरा रहेगा, एक तरफ हमेशा सूर्य की रोशनी पड़ेगा और ऐसा स्थिति रहेगा तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। तो ये किसके द्वारा बताया गया पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो आर्यभट्ट के द्वारा। तो ये जो है आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है, तो ये सही है। जो ये सूर्य के चारों ओर गति करती है पृथ्वी, ये परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 जो है दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो मतलब 365 और एक दिन का जो है 6 घंटा लेता है, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो ये दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी 365 का जो एक दिन का जो 1/4 भाग होता है, इसी को जोड़ के जो है लीप ईयर 4 साल बाद आता है, तो उसमें ऐड होके 366 दिन का लीप ईयर होता है। नेक्स्ट है लीप वर्ष अधिवर्ष के संदर्भ में विचार कीजिए। तो 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं, तो ये सही होगा। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 के बदले 28 दिन का होता है, तो ये गलत होगा क्योंकि 28 के बदले 29 दिन का होता है। इस वर्ष में 366 दिन होते हैं, हाँ लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 4 वर्ष पे आता है। और ये जो 6 घंटा बचा होता है प्रत्येक दिन का, ये जोड़ के जो है प्रत्येक साल का ये जोड़ के जो है 24 घंटा हो जाता है, तो 4 साल का। तो इसलिए इसमें 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित आधार पर विचार कीजिए। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है, तो ये सही होगा। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, तो ऋतु में जो परिवर्तन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, तो ये भी सही होगा। ऋतुओं में परिवर्तन चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर स्थिति कक्षा के परिक्रमण से होता है, तो नहीं ये यहाँ पे जो है गलत होगा। चंद्रमा का इसमें ऋतु में परिवर्तन से कोई ऐसा संबंधित नहीं है, तो इसमें पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जो है इसके घूमने के कारण परिवर्तन के कारण जो है ऋतु में परिवर्तन होता है, और एक वर्ष में जो है गर्मी, सर्दी, बसंत और शरद ऋतु में जो है बांटा जाता है। तो समानतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट 13 नंबर है, पृथ्वी की उत्तर अयनांत अवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यहाँ देखिए 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को जो है पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है, ये सही है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है, तो ये भी सही होगा। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा सबसे लंबी रातें होती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा, क्योंकि ये
जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और रातें छोटी होती हैं। यहाँ देखिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। यहाँ देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, जब पृथ्वी उत्तर अयनांत के अवस्था में होती है तो उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप होता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव रेखा के वाले भाग में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में 6 महीने का जो है लगातार दिन रहता है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की दक्षिण अयनांत अवस्था में की संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो दक्षिण अयनांत के बारे में क्या है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, तो ये सही होगा। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती, तो ये भी सही है। अभी हम लोग उत्तरी अयनांत के बारे में देखे थे, 21 जून को जो है उत्तरी ध्रुव की तरफ झुका होता है और कर्क रेखा पे पड़ती है। और दक्षिणी अयनांत में है जो है 22 दिसंबर को ध्रुव की जो है सूर्य की ओर झुका होता है और सूर्य की किरणें जो मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात वाली रातें ग्रीष्म ऋतु होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध का जो है 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है और ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ये तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे तीनों सही है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु में जो है क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में है और उस टाइम जो वहाँ पे जो है ग्रीष्म ऋतु पड़ता है। नेक्स्ट है विषुव, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है। विषुव के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विषुव क्या है, तो इस अवस्था में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, तो ये यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव की ओर झुका नहीं होता है, तो ये भी सही है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है, तो ये ध्रुव की ओर झुका हुआ नहीं होता है। इस अवस्था में पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, तो ये भी विषुव के बारे में सही है। जो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है पूरा पृथ्वी पर दिन और रात जो है बराबर होती है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 जो है ये तीनों इसमें सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के कारण है। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन के क्या कारण है, पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी के परिक्रमण, पृथ्वी का सूर्य से नज़दीक होना और पृथ्वी के अक्ष पर निश्चित दिशा में झुके होना। तो देखिए पृथ्वी का घूर्णन जो ऋतु परिवर्तन से संबंधित नहीं है। पृथ्वी का जो घूर्णन है ये दैनिक परिवर्तन से है। तो यहाँ फिर है पृथ्वी का परिक्रमण, तो पृथ्वी का परिक्रमण जो है ये ऋतु परिवर्तन से संबंधित है। और फिर है पृथ्वी के सूर्य के नज़दीक होना, तो ये भी नहीं होगा। पृथ्वी के अक्ष की निश्चित दिशा की ओर झुके होना ये होगा। तो इसमें 2 और 4 जो है सही हो जाएगा। पृथ्वी का परिक्रमण जो है पृथ्वी के अक्ष की निश्चित दिशा की ओर झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो इस तरह जो है हम लोग का चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया और अब हम लोग चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। तो क्लास 6 का ये चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए, ये अध्याय का नाम है मानचित्र। तो हम लोग मानचित्र को अब जो है देखते हैं। कहा गया है, मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो ये सही है। पृथ्वी के जो एक भाग जैसे देश का, राज्य का, जिला, शहर, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो ये भी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो ये भी सही है। जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तो एक एटलस बन जाता है, ये सही है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें कम जानकारी प्राप्त होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये जो मानचित्र से ग्लोब की अपेक्षा कम जानकारी प्राप्त होती है, ये गलत होगा। तो इसमें जो है पूछा गया कौन सा सही है। सॉरी, एक मिनट, नहीं ठीक है। तो इसमें जो है 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा और 4 जो है ये गलत है। यहाँ नेक्स्ट दिया गया, भौतिक या उच्चावच मानचित्र में शामिल किया जाता है। तो भौतिक या उच्चावच मानचित्र में किसको किसको शामिल किया जाता है, तो इसमें शामिल किया जाता है पर्वत को, पठार, मैदान, महासागर, देश या राज्यों की सीमा। तो भौतिक या उच्चावच मानचित्र में सभी को शामिल किया जाता है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4
सॉरी इसमें 5 नहीं होगा। देश या राज्यों की सीमा जो भौतिक मानचित्र में नहीं, राजनीतिक मानचित्र में शामिल किया जाता है, ये नहीं होगा। तो 1, 2, 3, 4 इसमें शामिल किया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान और महासागर, इसमें जो है शामिल नहीं किया जाता है देश या राज्यों की सीमाओं को। तो पर्वत, मैदान, पठार, महासागर को जो है भौतिक या उच्चावच मानचित्र में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है भौतिक मानचित्र में जो है पर्वत, पठार, मैदान, नदियों, महासागर इत्यादि को जो है दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। देश व राज्य की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को जो है राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तो देश व राज्यों की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को जो है राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं। तो राज्य, नगर, शहर और गाँव और विश्व के जो है विभिन्न देशों और राज्यों को दर्शाने वाली सीमा को कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र। इसको कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। नेक्स्ट थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र किसे कहा जाता है। तो सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र और है वन एवं उद्योग के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र। तो ये तीनों हो जाएगा जिसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। यहाँ देखिए कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करने, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि, इस प्रकार के मानचित्र को जो है थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। फिर पूछा गया मानचित्र के 3 घटक है। तो मानचित्र के 3 घटक कौन कौन सा होगा। दूरी, दिशा और प्रतीक। तो दूरी और दिशा और जो प्रतीक है ये मानचित्र के 3 घटक है। नेक्स्ट निम्न के आधार पर विचार कीजिए। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। तो ये सही होगा। एक छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करने के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तो ये भी सही है। छोटी दूरी या स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करने के लिए पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल व वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। तो ये भी सही होगा। इसमें जो पूछा गया कौन सा सही है, तो तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट पैमाना किसी भी डैश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पैमाना जो है किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पैमाना जो है किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर जो है 0.5 किलोमीटर, या इस प्रकार पैमाना किसी मानचित्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग में जैसे महाद्वीप या देश के कागज पर भी दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने या छोटे पैमाने के मानचित्र का जो है उपयोग करते हैं। तो ये सही है। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग को जैसे कि महाद्वीप, देश या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब जो है हम लोग छोटे पैमानों का जो है वाला मानचित्र का उपयोग करते हैं। तो ये उल्टा है। बड़े क्षेत्रफल को दिखाने के लिए छोटा पैमाना का यूज किया जाता है, और जब छोटे क्षेत्रफल वाले क्षेत्र को जो है शहर का को दिखाना पड़ता है, तब हम बड़े पैमाने या बड़े मानचित्र का जो है उपयोग करते हैं। तो बड़े क्षेत्रफल वाले के लिए छोटा पैमाना का और छोटे क्षेत्रफल वाले के लिए बड़े पैमाना का जो है उपयोग करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। फिर अब बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र जो है छोटे पैमाने वाले मानचित्र से की अपेक्षा जो है अधिक जानकारी प्राप्त करता है। ये भी सही है। तो इसमें जो 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो उत्तर रेखा क्या है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो ये सही हो जाएगा। तीर का निशान जो है उत्तर रेखा को दर्शाता है। सामान्यतः मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। तो ये भी सही होगा। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों इसमें सही होगा। उत्तर दिशा को दर्शाने के लिए जो है अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा रहता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है और उत्तर रेखा इसे कहा जाता है। नेक्स्ट, किसी भी दिशा का पता करने के लिए पहले किस दिशा का ज्ञान होना चाहिए। तो उत्तर दिशा का। किसी भी दिशा को जो है ज्ञात करने के लिए पहले उत्तर दिशा का ज्ञान होना चाहिए। और उत्तर दिशा किधर होता है, तो ऊपर की तरफ जो है ये उत्तर दिशा होता है, और दक्षिण होता है इधर, और इधर ईस्ट होता है, और इधर वेस्ट होता है। नेक्स्ट है मानचित्र के संदर्भ में किन दिशाओं का प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। तो किन दिशाओं को जो है प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है, इसमें हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को जो है प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ देखिए दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि 4 मुख्य दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है, वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो है इसको प्रधान दिग बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट है दिक् सूचक के संदर्भ में लिखित पर विचार कीजिए। तो दिक् सूचक क्या है, यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है।
तो ये जो है सही हो जाएगा। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है, ये भी सही है। तो दिक्सूचक जो है एक यंत्र है और इसकी सहायता से है जो मुख्य दिशा का पता लगाया जाता है, और इसका जो चुंबक सुई होता है ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर झुकी होती है। तो पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो प्रतीक क्या है, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। तो हाँ ये सही होगा। इससे किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार की विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव हुआ है। तो ये भी सही है। प्रतीक के माध्यम से हम लोग मानचित्र पेज को छोटे रूप में दिखा सकते हैं। तो 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानचित्र के संदर्भ में जो है रूट प्रतीक किसे कहा जाता है। तो ये रूट प्रतीक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो। तो जिस प्रतीक के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे रूट प्रतीक कहा जाता है। तो जिस प्रतीक के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति हो उसे रूट प्रतीक कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः मानचित्र पर दिखाए गए प्राकृतिक जो है रंग मतलब स्थान एवं उनके रंग। तो प्राकृतिक स्थान उनके रंग को जो है किसको किससे दर्शाया जाता है। तो यहाँ देखिए जलाशय, जलाशय को किससे दर्शाया जाता है, तो जलाशय को दर्शाया जाता है नीले रंग से। तो जलाशय के नीले रंग से दर्शाया जाता है। फिर है पर्वत, तो पर्वत को किससे दर्शाया जाता है, तो भूरा रंग से। तो पर्वत को जो है भूरा रंग से दर्शाया जाता है। और पठार को जो है पठार को दर्शाया जाता है पीला रंग से, और मैदान को हरा रंग से। तो इस तरह हम लोग का जो है आंसर बी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। क्या है, रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। तो रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर जो है याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित है। तो हाँ ये सही होगा। किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। तो ये भी यहाँ पे सही होगा। पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खाका के जो है संदर्भ में कथन पर विचार करें। तो खाका क्या है, एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। तो ये सही होगा। फिर है इसका उपयोग किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है। छोटे क्षेत्र का जो है बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र जो है खाका कहलाता है, और इसका उपयोग जो है किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 5 नंबर अध्याय है, और 5 नंबर अध्याय है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो अब हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें देखिए थोड़ा सा स्पष्ट दिख नहीं रहा है, तो यहाँ लिखा है जीवन के लिए आवश्यक जो है तत्व भूमि और जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा जो पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक जो हैं आपस में मिलते तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये जो है पृथ्वी क्या लिखा गया है, जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा। तो भूमि और जल और हवा जो है पृथ्वी पर मौजूद है, और पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसके लिए जो है आवश्यक तत्व जो है ये घटक हैं। तो ये जो है कौन सा सही है, तो दोनों सही है इसमें। तो 3 घटक कौन सा महत्वपूर्ण है, भूमि, जल तथा हवा। यहाँ निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। तो ये सही है, जिस पे हम रहते हैं पृथ्वी का ठोस भाग और इसे भूमंडल कहा जाता है। फिर है गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। ये भी सही है। वायुमंडल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस पाई जाती है, ये भी सही है। पूछा गया कौन सा सही है, तो तीनों सही है। तो ये तीनों सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फिर है पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। तो ये सही है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित है। ये भी सही है। फिर जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। जीवमंडल जो है एक सीमित क्षेत्र है, यहाँ पे जो है स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं और यहाँ सभी प्रकार के जो है जीवन पाए जाते हैं। तो यहाँ तीनों सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसको जो है यहाँ पे मिलान करना है। तो ग्रीक भाषा दिया गया, अर्थ दिया गया है। तो ग्रीक भाषा में किसका क्या अर्थ है ये यहाँ पे मिलान करना है। तो लिथस, तो लिथास जो है तो इसका अर्थ होता है पत्थर।
तो लिथास का अर्थ क्या होता है? पत्थर। तो लिथास का अर्थ पत्थर होता है। फिर इसके बाद है एटमास। तो एटमास का अर्थ क्या होता है? तो एटमास का जो अर्थ है ये होता है वाष्प। तो एटमास का अर्थ होता है वाष्प। तो वाष्प होता है एटमास का अर्थ। फिर है ह्यूडर। तो ह्यूडर का अर्थ होता है, हीटर का अर्थ हो जाएगा जल। तो हीटर का अर्थ जल होता है। और फिर होगा वायुस। तो वायुस का अर्थ क्या होता है? जीवन। तो वायुस का अर्थ जीवन हो जाएगा। तो लिथास का अर्थ जो है पत्थर होगा, एटमास का है वाष्प होगा, हीटर का जल होगा और वायुस का जो है जीवन होगा। तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, हीटर का अर्थ होता है जल और वायुस का अर्थ होता है जीवन। नेक्स्ट है भूमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ है भूमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह भूप्रपट्टी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परत का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये सही है भूप्रपट्टी के बारे में। पृथ्वी की सतह पर बड़े स्थलीय भूभाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो क्या स्थलीय भूभाग को महासागरीय बेसिन कहा जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा। जलाशय जो होता है बड़े सतह पर उसको महासागरीय बेसिन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर बड़े जलाशय को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये भी गलत है, ये उल्टा दे दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पूछा गया कौन सा सही है? तो इसमें जो है केवल एक सही होगा। तो केवल एक इसमें सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ पे सही स्टेटमेंट है। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। समुद्र जल का जो है तल सभी जगह समान होता है, ये भी सही है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो ये भी सही है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है और जिसे शून्य माना जाता है। तो कौन सा सही है? तो 1, 2 और 3 इसमें तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये सही होगा। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है जिसकी गहराई कितना? 11,022 मीटर है। तो ये भी यहाँ पे सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा भाग जो प्रशांत महासागर का जो मेरियाना गर्त है और सबसे ऊंचा शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है और ये नेपाल में स्थित है। इस नेपाल में जो है सागर माथा कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड एवं भारत के क्रमशः किस व्यक्ति ने 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने? तो न्यूजीलैंड का कौन सा व्यक्ति था और भारत का कौन सा है जो पहले व्यक्ति बने थे? न्यूजीलैंड एवं भारत के। तो इसमें कौन सा कब चढ़े थे? 29 मई 1953 को। तो ये हो जाएंगे एडमंड हिलेरी तथा तेनजिंग नोर्गे शेरपा। तो तेनजिंग नोर्गे शेरपा जो है और एडमंड हिलेरी जो है न्यूजीलैंड के, तो ये हो जाएंगे। तो यही शेरपा जो है नेपाल में जो है पर्वत चढ़ने वाले को शेरपा कहा जाता है। यहाँ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला है जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये सही है। बछेंद्री पाल जो भारत की पहली महिला है जो 23 मई 1984 को जो है एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। फिर जापान की जुको तोबई विश्व की पहली महिला है जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ये भी सही है। जापान की जुको तोबई ये विश्व की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर जो है अपना कदम रखा। तो दोनों कथन इसमें सही है। नेक्स्ट है महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है जो विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। स्थल के सबसे बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। फिर है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? इसमें जो है केवल एक सही है। यहाँ देखिए पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होता है। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। विश्व का मानचित्र को देखिए, यहाँ देखिए। फिर स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो स्थल का जो बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या गया है? एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में जो है देखना है तो क्या है? यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है जो कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट सही होगा। यह पृथ्वी के क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप से कर्क रेखा तथा मकर रेखा होकर गुजरती है। तो एशिया महाद्वीप से जो है कर्क और मकर रेखा गुजरती है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो कि इसे यूरोप से अलग करती है। तो ये भी यहाँ पे जो है सही होगा। तो इसमें 1 और 3 सही है।
यहाँ देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिमी में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। तो एशिया महाद्वीप से जो है केवल कर्क रेखा गुजरती है। तो ये यहाँ पे जो है यहाँ जो यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। नेक्स्ट है यूराल एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? तो यूराल एवं एशिया के संयुक्त भाग को कहा जाता है यूरेशिया। तो यूराल एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट यूरोप के संदर्भ में लिखने पर विचार कीजिए। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिमी जो है पश्चिम में स्थित है। तो ये सही है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। तो ये भी सही होगा। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। तो ये भी सही होगा। तो ये यूरोप के संदर्भ में तीनों सही है। यह एशिया के पश्चिम में स्थित है और आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है और 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा यूरोप के संदर्भ में। नेक्स्ट है अफ्रीका महाद्वीप के संदर्भ में लिखित पर विचार कीजिए। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो ये सही है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश होकर गुजरती है तथा इसका बहुत बड़ा भाग जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म सहारा का रेगिस्तान इसी महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा का रेगिस्तान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र एवं महासागर से घिरा है। तो ये भी सही होगा। तो इसमें जो है 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट विश्व की सबसे लंबी नदी नील मुख्य रूप से किस महाद्वीप में बहती है? तो नील जो किस महाद्वीप में बहती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ क्या है? दक्षिण अमेरिका के एक संकरित जल जो संक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। तो उत्तरी अमेरिका जो है यह दक्षिणी अमेरिका के एक संक्रिय स्थल से जुड़ा है और इसे ही पनामा जल संधि कहते हैं। तो ये सही है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो ये भी सही होगा। पूरी तरह से जो है उत्तरी अमेरिका उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। तो ये भी सही होगा। तो इसमें जो 1 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जल संधि स्थल का एक संकरा भाग है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। फिर है स्थल संधि पानी का संकरा भाग है जो 2 बड़ी जल संधि जो है समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ये उल्टा दे दिया गया। पूछा गया कौन सा सही? इसमें से कोई भी सही नहीं है। यह दोनों के संदर्भ में जो उल्टा दे दिया गया है तो ये न तो 1 सही और न 2 सही है। यहाँ देखिए जल संधि जो पानी का संकरा भाग है जो 2 बड़ी जल संधि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है। और स्थल संधि जो स्थल का एक संकरा भाग है जो 2 बड़े स्थल भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो हाँ ये सही होगा। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर से दक्षिण फैली है। ये भी सही है। और इस महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन जो है इस महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। और हमें अभी हम लोग देखे थे नील नदी जो है ये सबसे लंबी नदी कहाँ? तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो 1 2 3 इसमें तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में पर विचार कीजिए। तो यह विश्व का सबसे दूसरा छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यह विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत होगा। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्रों से घिरा हुआ है। तो ये जो है सही है। इस द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ये भी सही है। तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ किसके संदर्भ में है? हाँ आगे फिर है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। ये दूसरा नहीं सबसे छोटा है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है तथा दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है। यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। फिर है यहाँ सभी प्रकार के अस्थायी मानव निवास तथा बहुत से देशों के जो है केंद्र है। तो ये जो है शोध केंद्र है। तो यहाँ पे जो अस्थायी मानव निवास ये गलत हो जाएगा। और कौन सा सही है? तो 1 और 2 इसमें सही हो जाएगा। यहाँ शोध केंद्र है और ये बर्फ से ढकी होती है। तो यहाँ मानव जीवन जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है भारत में शोध संस्थान मैत्री तथा भारती निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर स्थित है? तो भारत का शोध संस्थान है मैत्री और भारती। तो ये किस महाद्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका पे। तो अंटार्कटिका पे स्थित है भारत का शोध संस्थान मैत्री और भारती। नेक्स्ट जलमंडल के संदर्भ में पर विचार कीजिए। तो जलमंडल क्या है? तो पृथ्वी का जो है 21% भाग पर जल और 29% भाग स्थल है। तो हाँ ये सही होगा।
फिर है इसमें महासागर एवं नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल जलवाष्प सभी सम्मिलित है, तो ये भी सही है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.5% भाग जो है महासागर में पाया जाता है, जो अधिक खारा होता है, तो ये भी यहाँ पे सही होगा। तो 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पे जो है सही है। यहाँ देखिए जलमंडल जो है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का जो 71% भाग जल और 29% भाग पर स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित होते हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झील, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है एवं यह इतना अधिक खारा होता है तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग जो है महासागर में पाया जाता है और ये अधिक खारा होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर स्थित अलवणीय जल जो 2.5%, जिसका सबसे बड़ा भाग किस रूप में पाया जाता है? तो अलवणीय जल जो है 2.5% है, इसका सबसे बड़ा भाग जो है किस रूप में पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है, यहाँ क्या क्या दिया गया, बर्फ के परत के रूप में। तो हाँ, बर्फ के परत के रूप में पाया जाता है, हिम नदियों के रूप में, भूमिगत जल के रूप में। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट, महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह जलमंडल के मुख्य भाग है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो ये सही है। फिर है महासागर जल हमेशा स्थिर रहता है, तो ऐसा नहीं है, महासागर जल हमेशा स्थिर रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, तो ये भी सही है। पूछा गया कौन सा इसमें सही है, तो 1 और 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आकार के आधार पर महासागर का सही अवरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आकार के हिसाब से जो है महासागर का सही अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा? इसमें सबसे पहले आकार के हिसाब से प्रशांत महासागर, तो 1 नंबर में प्रशांत महासागर हो जाएगा। फिर इसके बाद होगा अंटार्कटिक महासागर, तो यहाँ पे 1 नंबर प्रशांत महासागर, फिर जो है अंटार्कटिक महासागर, फिर हो जाएगा आपको हिंद महासागर। तो आकार के हिसाब से तीसरा है, तो फिर हो जाएगा हिंद महासागर, और इसके बाद जो है दक्षिणी महासागर और अंटार्कटिका 5वां में हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ तक प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। नीचे दिए गए कथन किस जो है महासागर से संबंधित है? चलिए देखते हैं क्या है। दिया गया यह महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला था, इसका आकार जो है लगभग वृत्ताकार है। फिर है यह अन्य महासागरों की अपेक्षा अधिक गहरा है। इस महासागर के एक और एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दूसरी और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर के संदर्भ में ये कथन है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। फिर है अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह अंग्रेजी के एस आकार का है, तो ये सही है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है, ये भी सही है। इसका तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, तो ये भी सही होगा। तो इसमें जो है 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के कारणों पर विचार कीजिए। अटलांटिक महासागर की तट रेखा पोताश्रय एवं पत्तनों के निर्माण के लिए आदर्श स्थिति रखता है। फिर है अंटार्कटिक महासागर के तट रेखा सीधे एवं चौड़े हैं, तो यहाँ जो कथन सही है, क्योंकि सीधे और चौड़े नहीं है। अभी हम लोग देखें यहाँ पोत और जो है पोताश्रय और पत्तन के निर्माण अधिक होता है, तो यहाँ जो हम लोग देखे थे दंतुरित है, तो यहाँ कटा फटा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें कथन सही है और कारण जो है गलत है। यहाँ देखिए अंटार्कटिक महासागर तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह नियमित एवं दंतुर रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है, तो व्यापार की दृष्टि से जो है अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त महासागर है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो अभी हम लोग देखें, ये हो जाएगा अटलांटिक महासागर जो है व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट, नीचे दिए कथन किस महासागर से संबंधित है? यह एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। फिर यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है और इसे उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। तो ये हो जाएगा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसको हिंदुस्तान प्रदेश के नाम पे जो है रखा गया है, और यह जो है इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है, और ये जो है एशिया, उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ये हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट, दक्षिण महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है, तो ये सही है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है, तो ये भी सही होगा। तो ये दोनों इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए कथन किस महासागर से संबंधित है? तो ये किस महासागर से संबंधित होगा? यह उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। फिर यह प्रशांत महासागर में छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। तो प्रशांत महासागर से बेरिंग जल संधि से कौन सा जो है
जो महासागर जुड़ा हुआ है। तो यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों पर यूरेशिया से घिरा हुआ है। तो ये सही हो जाएगा, आर्कटिक महासागर के संदर्भ में ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल परतों को पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर की सही क्रम क्या है। तो वायुमंडल परत की जो है पृथ्वी की सतह की सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और सबसे बाद में है बहिर्मंडल। तो ये इसका हो जाएगा। वायुमंडल जो है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान आधार पर 5 परतों में बांटा गया, जो इन प्रकार पृथ्वी की सतह से शुरू होता है, जो है कि क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट, वायुमंडल के संदर्भ कथन पर विचार कीजिए। यह मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 90% भाग है। इसमें आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन मात्र 1% उपयुक्त है। पूछा गया कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें कौन सा सही होगा, इसमें दोनों सही हो जाएगा। वायुमंडल जो मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% है। यहाँ है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है। तो ये भी सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो ये भी यहाँ पे सही होगा। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। इसके संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो ऊंचाई के साथ जो है वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। तो यह घनत्व समुद्री तल से सबसे कम होता है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वह तेजी के साथ बढ़ता जाता है। फिर है पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो पूछा गया कौन सा सही है। तो इसमें जो है केवल 3 सही होगा। तो इसका देखिए, चलिए हम लोग देख लेते हैं विश्लेषण। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। तो ऊपर जाने पर जो है यह घनत्व घटता है। पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान भी घटता जाता है। तो क्या वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तापमान घटता जाता है। तो हाँ, ये सही होगा। फिर है वायुमंडल पृथ्वी पर कुछ क्षेत्रों से में अधिक तथा कुछ क्षेत्रों में कम दबाव डालता है। ये भी सही है। वायु निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बढ़ती है। इसका गतिशील जो है वायु को पवन कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। वायु जो है निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बढ़ती है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है केवल 3 सही नहीं है। यहाँ देखिए वायु जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो यहाँ दिया गया था निम्न दाब से उच्च दाब की ओर बढ़ती है। तो यहाँ है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है, वो उल्टा दे दिया गया था। फिर है जीव मंडल के संदर्भ में पर विचार कीजिए। जीव मंडल क्या है। यह स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। तो जीव मंडल जो है स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी पाई जाती हैं। तो ये भी सही होगा। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हैं। तो ये भी सही होगा। तो इसमें तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। तो जीव मंडल के प्राणी को जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते तथा एक दूसरे से को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा इसमें सही है। तो 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 41 नंबर, निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। तो उद्योग, तापीय, विद्युत संयंत्र तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। तो ये सही है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो ये जो है मात्रा में कमी के कारण जो है तापमान में वृद्धि होती है, नहीं वृद्धि के कारण होती है। तो ये गलत हो जाएगा। फिर है भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधन के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। तो ये सही होगा। तो इसमें गलत कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। यह भूमंडलीय तापन कहा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है, तो इसे तापमान में वृद्धि होती है और इसे जो है भूमंडलीय तापन कहा जाता है। और इसी के साथ जो है हम लोग का अध्याय नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग 6 क्लास का जो लास्ट अध्याय है हमारा देश भारत देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग ये लास्ट अध्याय देखना शुरू करते हैं 6 क्लास का।
क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, तो ये सही है, यह एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। यह उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है, तो हाँ ये भी सही है, उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर से घिरा है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पूरब में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पूरब में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसके जो है देखिए, भारत के अरब सागर कहाँ है? पूरब में क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ क्या दिया गया? पश्चिम में, तो बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है। और अरब सागर पूरब में नहीं, अरब सागर पश्चिम में है, तो यहाँ पे अरब सागर है। और दक्षिण में हिंद महासागर है, ये सही है। तो ये जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो बस इसमें 1 और 2 सही होगा। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। फिर है, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर है, तो 2900 किलोमीटर है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे उत्तर से दक्षिण नहीं, ये जो है पूरब से पश्चिम का है। उत्तर से दक्षिण जो है ये 3214 किलोमीटर है, तो ये गलत हो जाएगा। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है, तो ये जो है ये भी गलत होगा, क्योंकि ये जो है उल्टा दिया गया। उत्तर से दक्षिण जो है इनका 3214 किलोमीटर है, सॉरी, इसका हो जाएगा 3214 और इसका हो जाएगा 2900। तो ये दोनों गलत दिया गया, इसमें केवल एक सही है। यहाँ देखिए बताया गया है। फिर है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी 116 करोड़ हो चुकी थी। तो यहाँ की आबादी 2011 की जनसंख्या के अनुसार 116 करोड़ हो चुकी थी। ये स्टेटमेंट क्या सही है? तो यहाँ पे जो है सही है, यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश था, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो ये 120 हुई थी। वर्ष 2011 में भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ 116 करोड़ दिया गया है और 121 करोड़ लगभग हो गई थी, लेकिन इसमें जो है दोनों सही माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिससे लगभग मध्य भाग 23.5 डिग्री उत्तर से कर्क रेखा गुजरती है, तो ये सही है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 6 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच, उत्तरी अक्षांशों के बीच है। तो दक्षिण से उत्तर का जो विस्तार है इसके बारे में दिया गया है, तो क्या ये सही है? तो ये जो है हो जाएगा गलत है। फिर अब पश्चिम से पूरब लेकर भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पश्चिम, पूरब से लेकर 97 डिग्री पूरब देशांतर के बीच है, तो ये जो है यहाँ पे सही होगा। तो इसमें जो है पूछा गया कौन सा सही है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत का मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश के बीच है। पश्चिम से पूरब तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूरब तथा 97 डिग्री पश्चिम पूर्वी देशांतर के बीच है। नेक्स्ट है, 5 बड़े देश जिनके विस्तार पूरब से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है और वहाँ पूरे देश का मानक समय जो है नहीं होता है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्रमशः मानक समय है। तो अमेरिका तथा कनाडा में क्रमशः मानक समय क्या है? तो ये है 7 एवं 6, तो इनके 7 और 6 जो है मानक समय है। नेक्स्ट है, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बड़े देशांतर विस्तार लगभग 29 डिग्री का अंतर है। तो गुजरात जो है ये भारत की साइड है, पश्चिम में है, और अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पूरब में है, और ये दोनों के बीच में जो है लगभग 29 डिग्री का जो है अंतर है। और 1 डिग्री के मतलब 29 डिग्री का अंतर जो है, और 15 डिग्री का जो होता है अंतर पे 1 घंटा का जो है टाइम होता है, और 29 डिग्री इसलिए 2 घंटा का इन दोनों के बीच अंतर है, और इसलिए जो है देशांतरीय विस्तार में इनका अंतर हो जाता है। यहाँ देखिए 29 डिग्री के कारण जो यहाँ 2 छोर स्थित होने के कारण स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता है। यहाँ देखिए, जैसा कि आप जानते हैं 1 डिग्री का देशांतर 4 मिनट से है। तो पश्चिम से गुजरात जो है पूरब अरुणाचल प्रदेश उसी हिसाब से दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय जो है भारत मानक समय माना है। भारत जो है 82.5 डिग्री देशांतरीय स्थानीय समय माना है को माना जाता गया है। फिर 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत सीमाओं से जुड़ी है, जिसमें निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो भारत के स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, इसमें से कौन सा नहीं है?
तो देखिए क्या अफगानिस्तान की सीमा स्थलीय सीमा से जुड़ी है, तो ये सही होगा। फिर देखिए चीन का जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान का जुड़ा हुआ है, और इसमें जो है क्या मालदीव का सीमा जो है ये स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, तो नहीं, ये गलत होगा। और श्रीलंका का भी नहीं जुड़ा हुआ, और म्यांमार का भी जुड़ा है। तो इस तरह इसमें जो है कौन सा नहीं जुड़ा है, तो ये 2 और 3 जो है इसमें नहीं होगा। यहाँ देखिए स्थलीय सीमा बनाती है, यहाँ पे चीन है, इस साइड म्यांमार है, इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान है, और मालदीव श्रीलंका जो है ये समुद्री सीमा बनाती है। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देश है। भारत के पड़ोसी देश हैं 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इसकी मुख्य सीमा से जुड़ी हुई हैं। फिर है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, था ये सही, ये जो है सही है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है, ये भी सही है। भारत में प्रशासनिक क्रियाकलाप के लिए 29 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था, ये गलत है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो कौन सा गलत है, तो इसमें डी गलत हो जाएगा। देखिए 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनता है, तो बांग्लादेश के साथ। तो भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है? भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, तो भारत का कौन सा राज्य है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से इसमें घिरा हुआ है, तो इसमें आपको हो जाएगा सिक्किम और त्रिपुरा। सिक्किम और त्रिपुरा जो है ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है भारत के राज्यों के निर्माण मुख्यतः किसके आधार पर हुआ है, तो भाषा के आधार पे। तो भाषा के आधार पे जो है राज्यों का निर्माण हुआ है, और जो है ये फजल अली आयोग आया था, राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953, और इसी के आधार पे जो है भाषा के आधार पर राज्य गठन हुआ था। और सबसे पहले जो भाषा के आधार पर राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। फिर भारत के संदर्भ में पर विचार कीजिए। यहाँ पाए जाने वाली भौतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह है। इसके उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का अर्थ होता है बर्फ का घर होता है। जिससे पूछा है कौन सा कथन सही है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ये तीनों सही है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की है, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी कार्य करता है, और हिमालय का मतलब होता है बर्फ का घर, तो ये सही होगा। हिमालय पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा जाता है, तो क्या इसे 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा जाता है, तो हाँ ये सही होगा। इसके सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, ये भी सही है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, ये भी जो है सही होगा। और शिवालिक सबसे दक्षिणी स्थित श्रृंखला है, तो इसमें चारों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत के किस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर स्थित है, तो ये स्थित है बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय में जो विश्व की सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट स्थित है। हिमालय पर्वत की किस श्रृंखला में बहुत लोकप्रिय पहाड़ी स्थल स्थित है, तो पहाड़ी स्थल कहाँ स्थित है, मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में जो हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, और बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थल स्थित है। 5 पहाड़ी स्थान जो है इसमें पता लगाना है मानचित्र में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, जो कि नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है, जिसे जलोढ़ निक्षेप कहा जाता है, तो ये सही होगा। जब एक नदी या सरिता जो किसी मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा उसे जल के मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो उसे सहायक नदी कहते हैं। यहाँ पे ये भी सही हो जाएगा, तो 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान के संदर्भ में कौन सा कथन जो है कथन पर विचार कीजिए और कौन सा इसमें सही है। यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जो समतल तथा सपाट है, तो ये सही हो जाएगा। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा नए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं, तो ये भी सही है। कौन कौन सा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नदियाँ के मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करती है, जिसके कारण इस मैदान में जनसंख्या अधिक है, तो ये इसमें तीनों स्टेटमेंट सही होगा। भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है, जहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत अधिक है। तो वनस्पति की मात्रा यहाँ रेगिस्तान में बहुत अधिक नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर है इसे पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो इसमें केवल एक सही है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थान है, और वनस्पति की मात्रा जो बहुत कम है। भारत की प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यह जो है कौन सा कथन सही नहीं है, इसे पूछा गया। उत्तरी मैदान के दक्षिणी में स्थित है, तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, तो ये सही है, क्योंकि यहाँ जो है हम लोग का प्रायद्वीपीय पठार है, इसका आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी समतल है, तो ये गलत है, इसका धरातल समतल नहीं है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला तथा घाटियाँ स्थित है, तो ये सही होगा। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी है, तो यहाँ पे अरावली है जो विश्व की सबसे पुरानी है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है, तो बी इसमें सही नहीं होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए।
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। तो ये सही है। सुंदरबन डेल्टा की आकृति वृत्ताकार है, तो सुंदरबन डेल्टा की आकृति वृत्ताकार है, ये गलत हो जाएगा। फिर डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, तो ये सही होगा। फिर है जब नदियां समुद्र में प्रवेश करती है तो उस जगह में नदी का मुहाना कहा जाता है, तो ये भी सही होगा। तो इसमें 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियां विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा करते हैं। इस डेल्टा का आकृति जो त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। नदियां समुद्र में प्रवेश करती है उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा नदी बिंद तथा सतपुरा श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती जो है ये बिंद एवं सतपुरा श्रृंखला से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नदियां पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं? तो नर्मदा और ताप्ती जो ये पश्चिम की ओर बढ़ने वाली नदियां हैं। जो नदियां पश्चिम की ओर मतलब अरब सागर में गिरती है, ये जो है एस्टुरी का निर्माण करती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो डेल्टा बनाती है। तो नर्मदा और ताप्ती जो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। बिंद एवं सतपुरा के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री या पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। फिर है बिंद एवं सतपुरा के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। फिर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। फिर है बिंद एवं सतपुरा के क्षेत्र में कोयला एवं लोहे का अयस्क प्रचुरता है। तो यहाँ देखिए 3 और 1 तो सही है, लेकिन 2 गलत है। ये एक समान विस्तार जो है ये गलत हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? तो केवल 2 इसमें सही नहीं है। फिर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। फिर पश्चिमी तटीय मैदान काफी चौड़े हैं, पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत संकरे हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए पश्चिमी तटीय मैदान काफी चौड़े हैं और पूर्वी तटीय मैदान संकरे, दोनों स्टेटमेंट गलत, क्योंकि दोनों उल्टा दिया गया। तो इसमें 2 और 3 सही नहीं होगा। फिर तटीय मैदान काफी है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिन्हें पॉलिप कहा जाता है। पॉलिप प्रवाल द्वीपों का निर्माण करता है। तो कौन सा इसमें सही है? तो 1 और 2 दोनों इसमें सही हो जाएगा। इसमें 1 और 2 दोनों सही होगा। फिर है भारत के पूर्व की ओर बहने वाली नदियों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये सही होगा। फिर है ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी सही है। बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा स्थित है, ये भी सही है। तीनों सही होगा इसमें। फिर है भारत में 2 द्वीप समूह है जिनके संदर्भ में पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप द्वीप समूह एक प्रवाल द्वीप है जो केरल के तट से कुछ दूर अरब सागर में स्थित है, तो ये सही है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिणी पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये भी सही है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, तो ये भी सही है। तीनों इसमें सही हो जाएगा। तो इसी तरह जो है हम लोग का क्लास 6 का जो है 6 अध्याय कंप्लीट हो गया। तो क्लास 6 का 6 अध्याय हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं और एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिए। और आगे जो हम लोग का है 7th क्लास का जो है सभी चैप्टर जो है हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अधिक से देखिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा। तो थैंक यू सो मच। क्योंकि देखिए आप लोग के जो है कमेंट से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं, तो इसलिए आप लोग ज़रूर बताइए कैसा लगा वीडियो। तो हम लोग जल्द ही क्लास 7 का भी लाएंगे, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।